सर सर एक फोटो साथ में ये है मुकेश अंबानी के भाई जो 2007 में इंडिया के रिचेस्ट और वर्ल्ड के 6th रिचेस्ट पर्सन थे विद नेटवर्थ ऑफ 2,52,000 करोड़। लेकिन आज वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं और आज इसी इंसान की नेटवर्थ 0 है। और आज आपको बिलियनियर्स की लिस्ट में सिर्फ एक ही अंबानी का नाम देखने या सुनने को मिलेगा, जो है मुकेश अंबानी का। पर ऐसा कैसे हुआ कि अनिल अंबानी कुछ ही सालों में इस लिस्ट में दूर दूर तक नहीं दिखाई देते हैं? कहां गया उनका इतना सारा पैसा? तो चलो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताती हूँ। ये ऐसे दो भाइयों की जोड़ी है जो किसी टाइम पर बिजनेस में एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन थे, लेकिन फिर भी एक भाई की बदौलत ही दूसरा भाई जेल जाने से बच पाया। और रोडपति की कहानियां तो आपने कहीं ना कहीं अपने आसपास जरूर सुनी होंगी, लेकिन जो इंसान करोड़पतियों को खरीद सके, क्या कभी उसको रोडपति बनते हुए सुना है? अगर सुना भी है तो आई एम श्योर उसमें सबसे पहला नाम अनिल अंबानी का ही आता होगा, है ना? लेकिन अनिल अंबानी के डाउनफॉल को समझने से पहले समझते हैं कि वो वर्ल्ड के 6th रिचेस्ट पर्सन कैसे बने। 2002 में धीरूभाई अंबानी की डेथ के बाद से 28,000 करोड़ के बिजनेस की ओनरशिप कैसे डिवाइड होगी, इसका कोई भी विल या प्लान नहीं था। और पापा की डेथ के बाद से दोनों भाइयों में झगड़े होने लगे एंड इवेंचुअली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनकी मदर मिसेस कोकिला धीरूभाई अंबानी ने ये डिसाइड किया कि बिजनेस को इन दोनों में बांट दिया जाएगा। अनिल अंबानी ने टेलीकॉम, पावर जनरेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेसेस को संभाला और मुकेश अंबानी को ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स बिजनेस संभालने के लिए दिए गए। और इन दोनों में आगे चलकर लड़ाई ना हो, इसलिए इन दोनों के बीच में एक नॉन कम्पीट पैक्ट भी साइन किया गया 2010 तक, जिसका मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के बिजनेसेस में एंटर नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अनिल अंबानी टेलीकॉम बिजनेस को संभाल रहे थे तो 2010 तक उसमें मुकेश अंबानी एंटर नहीं कर सकते। अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप ने रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस नवल और रिलायंस होम फाइनेंस जैसे बिजनेस चलाए और उनके भाई मुकेश अंबानी को पेट्रोकेमिकल बिजनेस, टेक्सटाइल बिजनेस और कुछ और बिजनेसेस की ओनरशिप दी गई। और जब ये बंटवारा हो रहा था तो अनिल अंबानी ने नए नए बिजनेसेस को एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग था रिलायंस कम्युनिकेशन। और 2007 में अनिल अंबानी की नेटवर्थ 4 लाख करोड़ पर पहुंच गई और उनको बहुत सारे बिजनेस अवार्ड्स भी मिल रहे थे। और इस वेल्थ और फेम का मेन रीजन रिलायंस कम्युनिकेशन ही था। और इसके अलावा 2008 में उन्होंने एक हिस्ट्री भी क्रिएट करी थी, क्योंकि 2008 में रिलायंस IPO 60 सेकंड से भी कम में सब्सक्राइब हो गया था और ये उस टाइम पर इंडियन मार्केट में सबसे बड़ा IPO था। IPO से उन्होंने 11,563 करोड़ रेज किए थे, जिसका एम था 13 गैस, कोल और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सेटअप करना। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स को गैस की एक रीजनेबल रेट्स पर जरूरत थी, जो कि मुकेश अंबानी सप्लाई करने वाले थे। एंड एट लास्ट ये प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाया। अब देखो, गैस के प्राइसेस तो इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जो कि उस टाइम पर $4.2 पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट पे सेल करती थी। और इसी वजह से मुकेश अंबानी जो फैमिली डील में प्राइस तय किया गया था $2.34 उस पे नहीं दे पाई। और ये चीज ना कोर्ट तक भी गई, लेकिन वहां पर जज ने भी यही बोला कि जो हमारी फैमिली डील में जो तय किया गया है वो गवर्नमेंट से ज्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। लेकिन इसी बीच में हमारे मोटा भाई मुकेश अंबानी ने एक चालाक बिजनेसमैन की तरह इस अपॉर्चुनिटी को यूज किया। अनिल अंबानी के साथ जो गैस वाली डील थी उससे रिलेटेड हमारा नॉन कम्पीट क्लोज को खत्म करने के लिए, जिससे मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज टेलीकम्युनिकेशन, थर्मल पावर जनरेशन और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जैसे सेक्टर्स में अपनी स्केड्यूल डेट 2015 से पहले ही एंटर कर पाई। और फिर जो कई प्रोजेक्ट्स के लिए इतना डेट लिया गया था उसका टाइम और ब्याज भी बढ़ता गया, जिसकी वजह से पूरा कर्ज जो था वो 1,20,000 करोड़ तक पहुंच गया। और अनिल अंबानी की तरक्की साफ नजर आ रही थी, जो कि उनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे कि मुंबई की पहली मेट्रो लाइन जो कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से एविडेंट थी, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी इन्वेस्टमेंट की जा रही थी, जिसमें स्टीवन स्पीलबर्ग की ड्रीम वर्क्स पिक्चर्स प्रोडक्शन में भी शामिल थी। फिर मिस्टर अनिल ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में खास इंटरेस्ट लिया और 2005 में एड लैब्स फिल्म्स में मेजॉरिटी स्टेक्स के साथ डेब्यू किया। ये कंपनी एग्जीबिशन, प्रोडक्शन, फिल्म प्रोसेसिंग और डिजिटल मार्केटिंग में काम करती थी, जिसको 4 साल बाद 2009 में नाम बदलकर
रिलायंस मीडिया वर्क्स रख दिया गया। और फिर अनिल अंबानी ने अंबानी मीडिया वर्क्स और ड्रीम वर्क्स के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाया जो कि स्टीवन स्पीलबर्ग की कंपनी थी, जिसका मेन एम था अंबानी मीडिया वर्क्स को एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म बनाने का, जिसके लिए अंबानी ने स्टीवन स्पीलबर्ग के द्वारा बनाई गई कुछ मूवीज का प्रोडक्शन भी किया, जिसमें से एक मूवी लिंकन को अकेडमी अवार्ड भी मिला। और फिर 2008 में फोर्ब्स ने अनिल अंबानी को वर्ल्ड का 6th रिचेस्ट मैन अनाउंस कर दिया। उस टाइम पर उनकी नेटवर्थ 2,52,000 करोड़ थी। बाद में अनिल ने पावर जनरेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज और टेलीकॉम जैसे नए बिजनेस को एक्वायर किया एंड देन उनकी लाइफ ने टर्न्स लिए एंड फॉर द वर्स्ट। 2006 में रिलायंस कम्युनिकेशन इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी थी, जो कि अनिल अंबानी की सारी रिलायंस कंपनीज में से एक हीरे की तरह थी, जिसमें उनकी 66% शेयर होल्डिंग थी। और मोबाइल कम्युनिकेशन में दो डोमिनेंट टेक्नोलॉजीज है, GSM एंड CDMA। GSM जो कि एक बहुत एडवांस एंड फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी है जिसको बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, वहीं CDMA की अपनी लिमिटेशंस है। और जब 2002 में अनिल अंबानी ने टेलीकॉम स्टार्ट किया था तो उन्होंने CDMA को चूज किया था, जबकि वहीं पर उनके कॉम्पिटिटर्स जैसे कि एयरटेल, हच ने GSM को चूज किया था, जो वैसे ही रिलायंस कम्युनिकेशन को 2 कदम पीछे ले गया, क्योंकि CDMA सिर्फ 2G और 3G नेटवर्क तक ही लिमिटेड है। और क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशन 3G से 4G में ट्रांजिशन नहीं कर सकता था, इसलिए उनको सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मुकेश अंबानी ने अपना Jio 4G नेटवर्क लॉन्च कर दिया, जिसकी वजह से रिलायंस कम्युनिकेशन 4G नेटवर्क में अपग्रेड नहीं कर पाया और कर्जों में फंस गया और प्राइस वॉर में जल बिन मछली की तरह फंस गई। एंड एट लास्ट 2017 में रिलायंस कम्युनिकेशन ने अपना वायरलेस बिजनेस एयरसेल को बेच दिया। और फिर 2019 में रिलायंस कम्युनिकेशन केबल कंपनी ने बैंकरप्सी फाइल कर दी। वैसे अनिल अंबानी के इस एम्पायर को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब MTN, जो कि एक साउथ अफ्रीका का टेलीकॉम नेटवर्क है, उसके साथ डील पूरी नहीं हो पाई। इस डील का जो मेन एम था वो रिलायंस कम्युनिकेशन पे जो बढ़ रहा कर्जा है उसको कम करने का था। और इसका सबसे बड़ा जो मेन रीजन था इस डील का ना होने का, वो थे मुकेश अंबानी, क्योंकि उन्होंने ये क्लेम किया था कि उनके पास राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल है, जिसके चलते अनिल अंबानी अपनी शेयर होल्डिंग नहीं बेच सकते हैं। हालांकि अनिल अंबानी ने राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल के राइट्स मुकेश अंबानी के पास है, इस चीज से मना किया था। अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने 5 मार्च 2015 को पीपावाव डिफेंस एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग को करीब 2000 करोड़ में एक्वायर किया था, ये सोचकर कि डिफेंस का बिजनेस तो आगे चलकर बढ़ेगा ही। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर वो फ्यूचरिस्टिक थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये डिसीजन लेने में कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी। इवन उन्होंने यहाँ पर दूसरे सेलर्स के हिसाब से 10% ज्यादा पे किया था इस चीज को एक्वायर करने के लिए। और इन सब के बीच में वो ड्यू डिलिजेंस करना ही भूल गए और इस कंपनी के साथ में 7000 करोड़ का लोन भी ले बैठे। और ऊपर से इस पूरी सिचुएशन को और भी ज्यादा बेकार बनाते हुए NCLT ने पीपावाव डिफेंस के ऊपर लीगल एक्शन लेते हुए इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि उन्होंने IFCI और IDBI से लिए गए डेट को वापस नहीं किया था। रिलायंस कैपिटल का परफॉर्मेंस काफी खराब रहा, जिसकी वजह से 2021 में उसके ऊपर जो डेट था वो लगभग 40,000 करोड़ का रहा। वहीं दूसरी तरफ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2017 तक करीब 15,000 करोड़ का लोन था। वैसे 2017 में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपना मुंबई पावर बिजनेस अडानी ट्रांसमिशन को सेल किया था 18,000 करोड़ में, जिसका मेन एम डेट को कम करना ही था। और रिलायंस कैपिटल की 2 सब्सिडरीज है, रिलायंस होम फाइनेंस एंड रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, जिन पर 2023 में 87 करोड़ एंड 700 करोड़ का डेट रहा। और जो अब मैं बोलने वाली हूँ शायद आपको उस पर यकीन ना हो, लेकिन रिलायंस होम फाइनेंस का 2020 तक जो टोटल डेट था वो 13,000 करोड़ था। और ये जो लोन है वो इतनी जल्दी इसलिए कम हुआ क्योंकि ऑर्डनम ने अपने डेट रेजोल्यूशन प्लान के अंडर रिलायंस होम फाइनेंस का 11,000 करोड़ का कर्ज सिर्फ 3,000 करोड़ में खरीदा था। अब 2G स्कैम का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, और इसी स्कैम के इन्वॉल्वमेंट में अनिल अंबानी पर CBI ने एक जांच रखी थी, जिसमें उन पे आरोप था कि उन्होंने स्वयं टेलीकॉम को सेटअप किया था
2G लाइसेंसेस लेने के लिए। और इसके अलावा रिलायंस कम्युनिकेशन को इरेक्शन को उनकी जो सर्विसेज थी उसके लिए अनपेड ड्यूज को क्लियर करना था, और अगर वो 528 करोड़ के अनपेड ड्यूज को क्लियर नहीं करते हैं तो अनिल अंबानी को 3 साल तक की जेल भी हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर मुकेश अंबानी ने एक ड्रामेटिक टर्न लेते हुए पैसे पे करके अपने भाई को जेल जाने से बचा लिया। और अभी तो रुको, अनिल अंबानी को 3 चाइनीज बैंक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड, चाइना डेवलपमेंट एंड एक्सिम बैंक ऑफ चाइना के ड्यूज भी क्लियर करने हैं। उनके ऊपर 5000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा था, इंक्लूडिंग लीगल कॉस्ट, जिसके बाद से यूके कोर्ट ने एक एफिडेविट भी फाइल किया था। एंड देन इवेंचुअली फरवरी 2020 में उन्होंने लंदन कोर्ट में अपनी नेटवर्थ को 0 बता दिया और कहा कि अगर वो लिक्विडेट भी करते हैं तो उनके एसेट्स इतने मीनिंगफुल नहीं है कि वो डेट को रीपे कर पाए। सो लिटरली ये था उनका हीरो से 0 तक का सफर। लेकिन ये तो उन्होंने खुद ने कहा था कि उनकी नेटवर्थ 0 है, बट एज ऑफ 2023 उनकी नेटवर्थ 250 करोड़ की है और आज के टाइम में वो 5000 करोड़ के अपने घर में रहते हैं। उनके बेटे अंशुल अंबानी मर्सिडीज, रेंज रोवर, लैम्बोर्गिनी, इवन एयरक्राफ्ट तक ओन करते हैं। अब कैसे कोई 250 करोड़ की नेटवर्थ के साथ 5000 करोड़ के घर में रह सकता है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे अंबानी फैमिली में जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो अभी अनिल अंबानी के रिलायंस पावर, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की चेयरमैन पोजीशन से आते हैं। और अगर रीसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो 2021 में अनिल अंबानी की एक और कंपनी रिलायंस कैपिटल ने बैंकक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया है, जो कि उन्होंने 24,000 करोड़ के बॉन्ड्स पर डिफॉल्ट करने के बाद लिया, जिसको अब हिंदुजा ग्रुप 8,000 करोड़ में खरीदने के लिए तैयारी कर रहा है। वैसे अब अनिल अंबानी लेड कंपनी से ज्यादातर इंडियंस का भरोसा उठ चुका है, पर क्या आप उनकी कंपनी पे भरोसा करते हैं या फिर आपने किसी भी उनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको मिलूंगी जल्द ही।